Hello students, this is Rupali and this is your part 4 of surface chemistry, 12th chemistry. ठीक है जी, आपकी थर्ड वीडियो में जो आपकी इस चैप्टर की थर्ड वीडियो थी उसमें हमने आपका एब्जॉर्प्शन जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था और लास्ट में मैंने आपको इसकी एप्लीकेशंस करवाई थी। ठीक है, इस चैप्टर का जो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैटालिसिस। ठीक है, वो कौन सा टॉपिक है आपका? कैटालिसिस। जब मैंने आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन बताई थी तब मैंने आपको बताया था ना कि इस चैप्टर में बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। सो फर्स्ट वन इज़ एड्जॉर्प्शन, सेकंड इज़ कैटालिसिस एंड थर्ड वन इज़ योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने आप बोल सकते हो कि 1/3 कंप्लीट कर लिया है और सेकेंड पार्ट पर हैं हम इस चैप्टर के। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो कैटालिसिस क्या होता है। A substance which increase the speed of reaction without being consumed in the reaction is called catalyst। ठीक है, क्या होता है कैटलिस्ट? कि जो एक रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर दे लेकिन उसमें कंज्यूम ना हो। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, सपोज़ आप 2 फ्रेंड्स हो, एक ए फ्रेंड है और एक बी फ्रेंड है। ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स और आपका एक कॉमन फ्रेंड है, लेट्स सी उसका नाम क्या है, सी है। ठीक है, आपका बॉन्ड जो है बहुत अच्छा है, एकदम रिवर्सिबल जो रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, आपके अंदर जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, लेकिन जो आपका ये सी फ्रेंड है ना, ये एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है आपकी फ्रेंडशिप में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपकी फ्रेंडशिप के बीच में आ जाएगा, उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, और वहाँ से निकल भी जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि बेसिकली सी कैटलिस्ट ने क्या किया। ठीक है, आपको क्या लगेगा, आपकी फ्रेंडशिप आपकी वजह से टूटी, सी का बीच में कोई काम ही नहीं था। ठीक है, तो बेसिकली उसने क्या किया, स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, और बीच में इन्वॉल्व भी नहीं हुआ। क्लियर है? तो आप वैसे समझ सकते हो कि कैटलिस्ट क्या होता है। ए से बी, अगर हमें ए से बी जाना है, ठीक है, अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करूँ, सपोज़ मेरे पास कोई रिएक्टेंट है ए और मेरे को प्रोडक्ट बनाना है बी। ठीक है, सपोज़ ये एक रिएक्शन होती है 4 घंटे में। ठीक है, और मैंने इसमें को कैटलिस्ट डाल दिया, वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में कंप्लीट करवा देगा। क्लियर है? तो बेसिकली कैटलिस्ट ने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी आपकी रिएक्शन की। और इसका मतलब हम बोल सकते हैं मेजर एडवांटेज क्या है कि ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। क्लियर है? और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, कैटालिसिस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि अगर KClO3 को आप स्ट्रांगली हीट करते हो ना, तो ये डीकम्पोज कब होता है, अराउंड 650 to 850 केल्विन के ऊपर जाकर। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। जब आप इसको डीकम्पोज करते हो, मतलब जब आप इसको हीट करते हो तो क्या होगा, 2 KCl बनेंगे और आपके पास क्या मिलेगा, O2 गैस मिलेगी बेसिकली। ठीक है, कहते हैं लेकिन अगर आप इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड कर दो, MnO2 ऐड कर दो, तो आपकी डीकम्पोजिशन फास्ट भी हो जाएगी, प्लस और जो आपका जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के ऊपर जाकर इसने डीकम्पोज होना है, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 450 to 650 केल्विन। कितना हो जाएगा, 450 to 650 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर भी कम हो गया और रिएक्शन भी आपकी क्या होगी, फास्ट हो गई। तब बोल सकते हो कि MnO2, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है आपकी रिएक्शन में। और ये भी फाउंड किया गया, मतलब ये भी हम ऑब्जर्व किया गया कि आपके मैंगनीज डाइऑक्साइड की जितनी वैल्यू रिएक्शन से पहले थी उतनी ही वैल्यू ऑलमोस्ट सेम मास के रिएक्शन के बाद था, मतलब आपकी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे आपकी टाइप्स होती हैं जो कैटालिसिस की, बेसिकली दो टाइप्स का होता है आपका कैटालिसिस। अगर हम वाइडली बोले इसको, एक होता है पॉजिटिव कैटालिसिस, एक होता है नेगेटिव कैटालिसिस। ठीक है, बेसिकली पता है कैटलिस्ट क्या करता है, अगर हम ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करें, सपोज़ मेरे पास ये एक
ग्राफ है, ठीक है। और इस साइड मैं बोल रही हूँ एनर्जी है, और इस साइड मेरे जो ये वाली साइड है, इधर मेरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैं यहाँ पर शो करूँगी इस ग्राफ में। सपोज़ क्या हो रहा है, मतलब ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, इतनी, और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है जी, इतनी, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद आपके प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी है, डिक्रीज़ हो गया, कम है ना, देखो यहाँ पर एनर्जी, क्लियर है। अब देखो जब भी आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है ना, तो आपको ये हम्प, जो ये हम्प आपको दिख रहा है ना, ये पूरा हम्प, इसको हम्प बोलते हैं, ठीक है। इस हम्प को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, मतलब पहले आपको इतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। सपोज़ मैं इसको E1 बोल दूँ, इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। या जो ये वाली स्टेट होती है, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्टेट बोलते हैं। तो बेसिकली हर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले रिएक्टेंट एक एक्टिवेटेड स्टेट में जाता है, उसके बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, क्लियर है। तो बेसिकली आपका कैटलिस्ट देखो यहाँ पर क्या करेगा, आपको बेसिक जो आपकी सिंपल रिएक्शन थी उसमें कितनी एनर्जी चाहिए थी, E1 एनर्जी चाहिए थी ना, इतनी एनर्जी चाहिए थी। कैटलिस्ट क्या करेगा, इस एनर्जी को कम कर देगा और आपका प्रोडक्ट इजीली और जल्दी बना देगा, मतलब जो हम्प है उसकी हाइट को कम कर देगा, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। पहले कितनी चाहिए थी, E1, फिर कितनी चाहिए, देखो E2, एनर्जी कम हो गई ना यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। कैटलिस्ट बेसिकली क्या करेगा, ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा, आपको क्या करेगा, एक न्यू और ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा, जिससे आपको आपका प्रोडक्ट ईजिली मिल जाएगा। ये क्यों ईजिली मिलता है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है, क्लियर है ना। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे मतलब आपको कोई टेस्ट देना है, ठीक है, उसमें आपको कुछ अच्छा स्कोर करना है, जो आपको गेन होगा बेसिकली वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको एक अपने आप को खुद को एक ऐसी स्टेट में लेके जाना पड़ेगा कि उस स्टेट के बाद बस आपको प्रोडक्ट मिले ही मिले, आपका टेस्ट क्लियर हो ही हो, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, खुद को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ये वो एनर्जी है बेसिकली। ये जो E1 है वो एक एनर्जी है, जितनी एनर्जी आपको चाहिए आपका टेस्ट क्लियर करने के लिए, और टीचर आपका बेसिकली यहाँ पर क्या है, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, और वो जो ये एनर्जी है उसको कम कर देगा, आपको बताएगा कि आप कम एनर्जी यूज़ करके भी अपना प्रोडक्ट अचीव कर सकते हो, क्लियर है। क्लियर है ना। देखो ये बेसिकली ग्राफ होता है आपका, आपकी जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर एनर्जी कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर लेफ़्ट में आपका देखो रिएक्टेंट है, राइट में आपका प्रोडक्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका ऑल्टरनेट पाथ है जो कैटलिस्ट ने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। जो ब्लैक वाला है ना वो आपका विदाउट कैटलिस्ट है, और जो ये आपका ऑरेंज वाला है वो क्या है, विद कैटलिस्ट है। आपका जो एनर्जी था वो कम कर दिया उन्होंने, जितनी एनर्जी आपको चाहिए थी वो हम पर जाने के लिए, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होता है, जिस रिएक्शन में आपका कैटलिस्ट आपके रिएक्शन ऑफ स्पीड को इंक्रीज़ करे, ठीक है। जिस रिएक्शन में आपका कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करे, उस कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस। मतलब जैसे अगर मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए थी अपनी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो ये कैटलिस्ट ऐड होकर उस एनर्जी को सिर्फ इतना कर देगा, ठीक है, क्लियर है। और नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है, जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट आपकी रिएक्शन ऑफ स्पीड को डिक्रीज़ कर दे, ठीक है।
जिस रिएक्शन में आपका कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटालिसिस। मतलब अगर ये मेरा ग्राफ था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, आपकी जो एनर्जी है, जितनी एनर्जी आपको अचीव करनी थी उससे भी ज़्यादा एनर्जी कर देगा, तभी आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होगी ना। मतलब आपको चाहिए कितनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी चाहिए थी ना, और इसने आपकी एनर्जी क्या कर दी, यहाँ पर इंक्रीज़ कर दी, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज़ हो गई। दोबारा से समझ सकते हो आप, देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, सपोज़ आपके रिएक्शन को इतनी एनर्जी चाहिए थी प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, उसको कम कर देगा, तो आप ज़्यादा जल्दी अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। नेगेटिव कैटालिसिस में क्या है, आपको इतनी एनर्जी चाहिए थी अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए और उसने और हर्डल्स क्रिएट कर दिए आपके रास्ते में, ठीक है, तो आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को उसने बेसिकली डिक्रीज़ कर दिया और आपका प्रोडक्ट थोड़ा लेट आपके पास आएगा। क्लियर है? तो ये आपका नेक्स्ट देखते हैं, एक होते हैं प्रमोटर्स, एक होते हैं पॉइजन्स, ठीक है। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिसिस के साथ या कैटलिस्ट के साथ आपने मैं बोल सकती हूँ कोरिलेट नहीं करना, या ये नहीं सोचना कि मतलब सेम होंगे, क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं कहते हैं जैसे आर्सेनिक है, CO है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ऐसा कुछ आपकी रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो आपके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। ये पहली बात, ये कैटलिस्ट नहीं होते, प्रमोटर्स और पॉइजन्स कैटलिस्ट नहीं होते, ये आगे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करते हैं। क्लियर है? तो जो सब्सटेंसेस आपकी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर दे उनको क्या बोलते हैं, पॉइजन्स। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल जो है बेसिकली ये प्रमोटर्स की है, आप इसको छोड़ दो एक बार, ठीक है। और कैटालिटिकल पॉइजन्स की एग्ज़ाम्पल है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और आर्सेनिक, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पॉइजन्स आपकी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कैसे करते हैं वो बेसिकली सपोज़ आपके पास ये एड्जॉर्बेंट है, इसके ऊपर आपकी गैस आकर एड्जॉर्ब होनी है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कुछ मैं बोलूँ कि बेंचेस लगे हुए हैं, सपोज़ 10 बेंचेस हैं यहाँ पर जिनके ऊपर आपकी गैसेस आकर बैठेंगी, ठीक है। पॉइजन्स क्या करते हैं, उन चेयर्स को, उन बेंचेस को खुद ऑक्यूपाई कर लेते हैं और गैसेस को वहाँ पर जाकर बैठने नहीं देते, गैसेस को वहाँ जाकर एड्जॉर्ब नहीं होने देते। अगर गैसेस आपकी एड्जॉर्ब ही नहीं होंगी यहाँ पर, अगर गैसेस आपकी एड्जॉर्ब ही नहीं होंगी तो ऑब्वियसली रिएक्शन भी नहीं होगा। क्लियर है? प्रमोटर्स क्या होते हैं, जो आपके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करें, इन्हेंस करें या इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली जो प्रमोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका एड्जॉर्बेंट है, मतलब जो आपकी सरफेस है उसको रफ़ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उसको रफ़ कर देंगे, तो उसमें हम बोल सकते हैं वैलेंसीज इंक्रीज़ हो जाएंगी या पोर्स बढ़ जाएंगे तो आपके एड्जॉर्प्शन भी क्या होगी, बेसिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये रीज़न्स हैं इनके। और इसकी एक एग्जांपल है हैबर्स प्रोसेस, आपको पता है बहुत अच्छे से, जिसमें हम N2 और 3H2 ऐड करते हैं, सो हमारे पास क्या बनती है, अमोनिया बनती है, ठीक है। इसमें जो आपका आयरन है ना वो तो कैटलिस्ट है, लेकिन जो MO इसमें यूज़ करते हैं, FeMO लिखा होता है ना, MO क्या है इसमें, एज अ प्रमोटर वर्क करता है। क्लियर है? तो ये आपकी एग्जांपल है यहाँ पर। अब देखते हैं कैटलिस्ट की मतलब क्लासिफिकेशन थोड़ा अच्छे से देखेंगे। मैंने आपको पहले बोला था पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिसिस एक वाइडर टर्म्स है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि कैटलिस्ट कैसे हो सकते हैं,
दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं मेनली, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं। ये वो कैटलिस्ट होते हैं हाँ, उन कैटलिस्ट को होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं जिनका फेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला ही हो। फेस का क्या मतलब है, अब यहाँ पर सपोज मेरे पास एक ए है, उससे क्या बन रहा है बी, ठीक है। ए मेरा रिएक्टेंट है, बी मेरा क्या है प्रोडक्ट है। अगर मैं बोलूँ ए मेरा किस स्टेट में है या किस फेस में है, गैस फेस में, और बी भी मेरा किस फेस में है, गैस फेस में, तो जो आपका कैटलिस्ट है वो भी कौन से फेस में होगा जी, गैस फेस में होगा। तभी उसको आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट। क्लियर है। या अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरा रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है और मेरा प्रोडक्ट भी लिक्विड स्टेट में है, तो मेरा कैटलिस्ट भी कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। तो उन कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट, जिनकी स्टेट हम बोल सकते हैं, जिनकी स्टेट सेम हो जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की है, ठीक है। और इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालिटिकल रिएक्शंस। ये एग्जाम्पल है, देखो लेड चैम्बर प्रोसेस होता है जिसमें आपकी SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, या बोल सकते हो सल्फ़र डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन है। NO जो है आपका वो क्या है, कैटलिस्ट है। देखो आपके रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सबका फेस क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन। क्लियर है, सब क्या है, सेम फेस में है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसकी। ओजोन की जब कैटालिटिकल डीकम्पोजिशन होती है, ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, वो O2 में कन्वर्ट होता है। उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे NO और Cl यूज़ करते हैं, क्लोरीन, ठीक है। ये भी सारे क्या हैं, सेम फेस में हैं, गैस फेस में हैं सारे। और एग्जांपल हैं इसके, देखो सुक्रोज को जब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हो तो सब कुछ किस में होता है, देखो एक्वस फॉर्म में। AQ का मतलब होता है एक्वस, लिक्विड फॉर्म में हैं सारे। तो ये भी होमोजीनियस कैटालिसिस की आपकी एग्जांपल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है इथाइल एसीटेट की, जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो क्या बनता है आपके पास, एसिटिक एसिड और इथेनॉल, ठीक है। ये एस्टर है, अगर आपको पता हो, एस्टर की जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें से क्या निकलता है, एसिड प्लस अल्कोहल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना आप। और इसमें कैटलिस्ट आपको समझ में आ रहा है ना, जो H पॉजिटिव लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर H पॉजिटिव लिखा हुआ है उसका मतलब है डिल्यूट HCl या H2SO4, किसी भी एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं हम H पॉजिटिव लिखकर, ठीक है। तो आप ये 3 एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस का मैकेनिज़्म क्या है, मतलब होती कैसे हैं ये बेसिकली, ठीक है। क्या होता है, देखो इसमें कहते हैं कैटलिस्ट क्या करता है, किसी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, इंटरमीडिएट बना लेता है, ठीक है। वो इंटरमीडिएट फिर अनस्टेबल होता है। ऑब्वियसली जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। वो या तो डिकम्पोज हो जाएगा, खुद टूट जाएगा, या क्या करेगा, अपने सेकेंड रिएक्टेंट के साथ या किसी और रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर हमें क्या देगा, प्रोडक्ट देगा, और आपका कैटलिस्ट क्या होगा, रीजनरेट होगा, ठीक है। और आपको पता है कि कैटलिस्ट का काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा प्लस आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसको अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसका मैकेनिज़्म हमें बता क्या रहा है, ठीक है। वही लेड चैम्बर वाली आपकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। SO अपना सल्फ़र डाइऑक्साइड है, उसमें आपने ऑक्सीजन ऐड किया और आपके पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन गया, ठीक है। मैकेनिज़्म को समझेंगे इसके। सबसे पहले जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, आपका कैटलिस्ट है,
है ना, वो क्या करता है, किसी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन कर कर क्या बनाता है, इंटरमीडिएट। तो O2 के साथ उसने कंबाइन किया और हमारे पास क्या बन गया, देखो इंटरमीडिएट। O2 आपका क्या है, रिएक्टेंट है, NO क्या है, कैटलिस्ट है। दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये स्टेप आपका फास्ट स्टेप होता है, बहुत जल्दी होता है ये स्टेप। उसके बाद जो आपका इंटरमीडिएट बना है यहाँ पर, वो क्या करेगा, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, हमारा प्रोडक्ट। और आपका जो कैटलिस्ट है वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी फास्ट स्टेप है आपका। जैसे ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है, ये अपने दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। और हमारा कैटलिस्ट क्या हो गया जी, रीजनरेट हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको। अगर आप इसको कंबाइन करके लिखोगे, आप इसको ऐड करोगे, देखो आपका जो ये है इसके साथ कट हो जाएगा, ये इसके साथ कट हो जाएगा और आपके पास आपको आपकी रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ तक आपका होमोजेनियस कैटालिसिस का मैकेनिज़्म कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस देखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी है तो आप जो नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है जो ईमेल आईडी दी हुई है उसके ऊपर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी।